Good morning, students. I am Dr. Preeti Amita, Associate Professor, SGG Government College, बांसवाड़ा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc सेकेंड ईयर का ये आपका 12th वीडियो है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये आपका 4th वीडियो है. उसमें अपन 4th वीडियो में E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव के जितने भी अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो नंबर 3 से ही ये टॉपिक स्टार्ट हो गया था. उसके आगे अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. नाउ इसका एप्लीकेशन देखिए. लिथियम के प्रबलतम अपचायक गुण को समझाने में. लिथियम एक प्रबलतम अपचायक है, ये तो फैक्ट है, लेकिन इसको किसी और प्रॉपर्टी से नहीं समझाया जा सका. अतः E0 के माध्यम से बहुत इसको ईजिली और अच्छे से क्लैरिफिकेशन से समझाया जा सकता है. इधर देखिए, लिथियम एक आयनन विभव है. आयनन विभव जिसका सबसे अधिक होता है. अधिक आयनन विभव होने के बावजूद भी यह प्रबलतम अपचायक है. इस तथ्य को E0 के मान से अपन समझते हैं. क्षार धातु क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट वाली जो लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, कॉलम जिसको बोलते हैं, वो क्षार धातु कहलाती है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. लिथियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ले करके लिथियम बना लेता है. दिस इज अपचयन रिएक्शन और इसका E0 का वैल्यू होता है -3.04 वोल्ट. इसको देखिए, इसके अपोजिट जो रिएक्शन चलती है वो ऑक्सीकरण रिएक्शन होती है. इसी तरह सोडियम जो है उसका वैल्यू है -2.71. ये सब क्या करते हैं? +1 आयन होते हैं. +1 आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ठोस में बदल जाएगा. सीजियम एक आयन लेकर के ठोस में चेंज हो गया. ऊपर से नीचे तक जब आप देखेंगे तो वैल्यूज़ -3.04, 2.71 सब माइनस में, यानी कि नीचे E0 के मान बढ़ रहे हैं क्योंकि ये माइनस में है. अतः ये है, देखिए आप, लिथियम प्लस से जब लिथियम बनेगा तो E0 का मान क्या हो गया? सबसे कम हो गया क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ रहा है. सबसे कम मान होने के कारण इन सबको यदि कंपैरेटिवली अपन देखें तो अर्ध अभिक्रिया तो आसानी से नहीं होगी, क्योंकि ये पहली बात तो नेगेटिव में. नेगेटिव में जब भी होता है तो इधर से इधर जाने वाली रिएक्शन नहीं होती है. इसकी अपोजिट रिएक्शन होती है जिसमें इसका मान पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है. तो लिथियम से लिथियम आयन ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बनाने वाली अर्ध अभिक्रिया सबसे आसानी से हो जाएगी. इधर मान बहुत कम है और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव में है. ये वाली रिएक्शन नहीं हो करके इसकी अपोजिट रिएक्शन जो कि ऑक्सीकरण रिएक्शन है वो स्वतः होने लग जाएगी. इसलिए यह है जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर लिथियम आयन में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है विद कंपैरिजन टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. इसलिए ये प्रबलतम अपचायक का काम करता है. नेक्स्ट देखिए, जलीय विलयन में क्षारीय मृदा धातुओं की अपचायक क्षमता. इसकी अपचायक क्षमता क्या होती है? क्षारीय मृदा धातु क्या क्या हो गए? सेकेंड लाइन होगी. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. इसमें आप देखिए, यदि अपन कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो इसका NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो NS2 जो इसका होगा वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके M2+ आयन में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा जलीय विलयन में. ठीक है, तो ये क्या काम करता है? अपचायकों का काम करेंगे. मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम. मैग्नीशियम की रिएक्शन को आप देखिए, E0 कितना है इसका? +2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम बन गया -2.37. इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी ईजिली, फोर्सफुली होती है. ये वाली रिएक्शन इधर वाली ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि इसका मान अपोजिट साइड में पॉजिटिव हो जाता है. इसी तरह नेक्स्ट वाला देखिए, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम. कैल्शियम में क्या दिख रहा है आपको? कैल्शियम +2 में. कैल्शियम में देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्या बना रहा है? कैल्शियम सॉलिड बना रहा है. कैल्शियम सॉलिड का वैल्यू कितना है? -2.87 वोल्ट. इसी तरह बेरियम का देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन, बेरियम ठोस -2.90, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? मान कम हो रहा है. नीचे तक आने में मान क्या हो जाते हैं? कम होते हैं. तो अपचायक क्षमता में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी. मैग्नीशियम सबसे कम अपचायक क्षमता, कैल्शियम उससे ज़्यादा, बेरियम उससे ज़्यादा, यानी कि E0 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अपचायक क्षमता. E0 का मान जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे अपचायक क्षमता उसकी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है.
नेक्स्ट वाली देखिए, जलीय विलयन में हैलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता व हैलाइड आयनों की अपचायक क्षमता में आपेक्षिक क्रम को ज्ञात करना। किस किस का करना है अपने को? पहले तो अपने पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट वाली 2 लाइन्स का देख लिया। अब अपन राइट साइड में चले जाते हैं। पहले सबसे लास्ट वाली अक्रिय गैस को छोड़ करके उसके जस्ट पास में क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस का देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन और हैलाइड क्या अंतर है दोनों में? हेलोजन तो हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनके जो आयंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैलाइड आयंस कहलाते हैं। हेलोजन जलीय विलयन में आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर रहा है? ऑक्सीकारक का रोल प्ले करेगा। इनकी आपेक्षिक क्षमता को हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से बता सकते हैं। F2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और उसकी वैल्यू क्या हो गई? F2 ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E0 = +2.87। क्लोरीन की 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड बनाएगा 1.36, 1.06, 0.5। क्या हो रहा है ऊपर से नीचे तक? आप देखिए E0 की वैल्यू नीचे की तरफ कम हो रही है, क्योंकि ये प्लस में है, नीचे की तरफ कम हो रही है, यानी कि फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा है। उपरोक्त अपचयन अर्ध अभिक्रिया में नीचे आने पर E0 के मान में कमी हो रही है, अतः हैलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता में कमी होगी, जबकि हैलाइड आयनों की अपचायक क्षमता में वृद्धि होगी। ऊपर से नीचे आने पर E0 के मान में कमी, ऑक्सीकारक क्षमता के मान में भी कमी हो जाएगी। यानी कि हैलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की उनसे कम। E0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीकारक क्षमता। इसी तरह यदि अपन हैलाइड का देखते हैं तो आयनों की अपचायक क्षमता देखते हैं तो फ्लोरीन की, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। फ्लोराइड की सबसे कम, क्यों? क्योंकि इसका मान E0 का प्लस वाला है और इसका ऑक्सीकारक में ज़्यादा है, तो ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है। तो अपचायक क्षमता हमेशा E0 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इधर क्या होता है? E0 की ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो E0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन कंपैरेटिव इसका ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, धातु धातु विस्थापन अभिक्रियाओं की प्रागुक्ति की परिस्थितियों को ज्ञात करना। क्या मतलब होता है इसका? कि सॉल्ट के साथ कौन सा मेटल आयन जुड़ा रहेगा किसी भी रिएक्शन में, ये भी E0 की वैल्यू डिसाइड करती है। यदि CuSO4 के साथ दोनों धातु हैं, इनको अपन Zn के ठोस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस सॉल्यूशन में सल्फेट के साथ कौन सा मेटल आयन जुड़ेगा, इस चीज़ को E0 की वैल्यू से पता लगा सकते हैं। Zn को CuSO4 के जलीय विलयन में डाला तो ZnSO4 आ गया और कॉपर ठोस आ गया, यानी कि ये एक आणविक समीकरण आपको जस्ट बता दी है। तो Zn Cu+2 आयन्स के फॉर्म में देखिए, Zn+2 एंड कॉपर, ये आयनिक समीकरण है। इस आयनिक समीकरण में Zn ठोस का Zn+2 आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है। Zn का Zn+2 में ऑक्सीकरण हो रहा है तथा Cu+2 का Cu में अपचयन हो रहा है। तो Zn तो एक अपचायक हो गया और Cu+2 एक ऑक्सीकारक हो गया। अतः उपरोक्त आयनिक समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपको दिख रहा है Zn Cu+2, Zn+2 एंड Cu। ऊपर से यहाँ तक जाएंगे, दिस इज फर्स्ट हाफ ऑक्सीकरण क्षमता, ऑक्सीकरण रिएक्शन 0 से +2 हो रहा है। Cu+2 से जब Cu बनता है तो ये अपचयन हो रहा है, ये सेकेंड हाफ अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें +2 से लेके 0 की तरफ इक्वेशन रिएक्शन जा रही है। इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या क्या होंगी? पहला, यह अभिक्रिया अग्र दिशा में यानी कि इस डायरेक्शन में तभी चलेगी कि यदि ये 4 स्टेप्स इसमें हों। E0 विस्थापित होने वाला धातु माइनस E0 विस्थापित करने वाला धातु, इन दोनों को यदि माइनस करें तो धनात्मक वैल्यू आनी चाहिए। विस्थापित होने वाला कौन सा है? कॉपर है। विस्थापित करने वाला कौन सा है? Zn है। तो कॉपर के E0 की वैल्यू Zn के E0 अर्ध अभिक्रिया की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए,
तभी रिएक्शन अग्र दिशा में चल पाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया का विभव E0 अपचयित होने वाला धातु, E0 ऑक्सीकृत होने वाले धातु को माइनस करेंगे तो भी धनात्मक आना चाहिए। E0 रेडॉक्स अभिक्रिया का विभव, पूरी रिएक्शन का जो विभव है, पहले आधे आधे का लेकर के अपन उसको माइनस करते हैं। E0 ऑक्सीकारक जो है और E0 ऑक्सीकृत होने वाला धातु, ये भी धनात्मक आना चाहिए। और लास्ट में क्या है, E0 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए प्लस E0 अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए, ये भी धनात्मक आना चाहिए। जब ये चारों वैल्यूज़ धनात्मक आएंगी तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन इधर की तरफ प्रोसीड करेगी। यदि किसी भी इक्वेशन में विभव का मान ऋणात्मक आता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं चलेगी, अभिक्रिया स्वतः होगी नहीं। धातु धातु विस्थापन अभिक्रिया होने के लिए 3 कंडीशंस होनी जरूरी है। एक स्थिति तो होनी ही चाहिए, E0 विस्थापित होने वाले धातु यानी कॉपर की E0 Zn से ज़्यादा, अपचयित होने वाले धातु ऑक्सीकृत होने वाले धातु से ज़्यादा, E0 वैल्यू ऑफ ऑक्सीकारक उसकी अपचायक से ज़्यादा। कुल मिलाकर के ये है कि कॉपर के E0 की वैल्यू Zn वाली रिएक्शन के E0 की वैल्यू से ज़्यादा हुई तो ये रिएक्शन आगे की दिशा में जाएगी, अदरवाइज़ ये या तो लेफ्ट दिशा में चलेगी या फिर इसको अपने को फोर्सफुली करवाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट वाला इसका है विद्युत रसायन श्रेणी में होने वाली धातु धातु विस्थापन अभिक्रिया को समझना। ना, विद्युत रसायन श्रेणी क्या होता है? विद्युत रसायन श्रेणी एक इस तरह की श्रेणी है जिसमें सारे मेटल्स को अरेंज किया गया है। किस बेसिस पे किया गया है? अपचयन अर्ध अभिक्रिया E0 के मान के घटते क्रम में जमा दिए, ऊपर से नीचे आने पर E0 के सारे मेटल्स हैं इस सीरीज़ में, ऊपर से नीचे आने पर सारे मेटल्स के E0 के मान जो हैं वो नीचे घटते हैं। ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रोडों के E0 मान श्रेणी में निचली वाली से अधिक हो जाएंगे। इस आधार पर हम क्या करते हैं, एक दिया गया धातु दूसरे धातु को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा उसका पता चला लेते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिसके E0 का मान विद्युत रासायनिक श्रेणी में दूसरे धातु से कम है तो वो उस धातु को ऑक्सीकृत कर सकता है। अपने इसमें देखो, अब अधिक मान वाला कम वाले को ऑक्सीकृत करता है। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag बन गया, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर बन गया, निकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल हो गया। इसमें आप देखिए +80 +34 -2, ऊपर से नीचे आने पर E0 के मान कम हो रहे हैं तो सिल्वर आयन कॉपर को ऑक्सीकृत कर देगा। सिल्वर आयन कॉपर को हटा के खुद बैठ जाएगा। इसके विपरीत निकल आयन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं करेगा क्योंकि इसका वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इस वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर ऑक्सीकृत नहीं होते हैं मेटल्स, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। निकल +2 का कॉपर से यदि रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर +2 और निकल ही रहेगा, यह अभिक्रिया नहीं होगी। जबकि सिल्वर आयन का कॉपर से कराते हैं तो कॉपर आयन हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा क्योंकि वैल्यू ऊपर होनी ज़रूरी है जो उसको रिप्लेस कर रहा है। इस प्रकार E0 का मान वाला धातु उच्च मान वाले धातु को तो अपचयित कर सकता है, परंतु उच्च E0 मान वाला धातु निम्न वाले धातु को अपचयित नहीं कर सकता। ये अपन ने एप्लीकेशन देख लिए। अभी और इसकी एप्लीकेशंस बची हुई हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखें। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पूरा, ये सुरेश जी आमेटा साहब की किताब है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc अकार्बनिक रसायन हिंदी में आपको मिल जाएगी। इसी को मैं रेफ़र करती हूँ क्लास में और उसी बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप ये बुक लेकर के और इसको एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। थैंक यू।